स्वागत है आपका मनी गुरु में। मैं हूं चारू गर्ग। आज का टॉपिक है हमारा लोन्स, जिस पर हम बात करेंगे, साथ ही कुछ सवाल जवाब को भी शामिल करेंगे। आज हमारे साथ हैं बलवंत जैन, CFO अपना पैसा.com। बलवंत जी, स्वागत है आपका शो पर। चलिए एक बार दर्शकों को बता दें वो किस तरह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके कोई भी लोन से जुड़े हुए सवाल हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं moneyguru@zenetwork.com पर। साथ ही हमारा SMS कोड है कर्ज लिखकर हमें SMS भी कर सकते हैं। अपना सवाल लिखकर 57575 पर भेज दीजिए। आज हम शो पर बात करने वाले हैं होम लोन एलिजिबिलिटी। होम लोन के लिए कौन एलिजिबल हो सकता है। साथ ही हम बात करेंगे टॉप अप लोन के बारे में, और साथ ही हम बात करेंगे सेक्शन 80EE के अंडर किस तरह से आपको छूट मिल सकती है। चलिए बात करते हैं फायदे के मौके की। बलवंत जी, होम लोन सेवर की हम बात करें, होम लोन सेवर के क्या फायदे हैं? देखिए चारू, ऐसा है कि नॉर्मली जो आप होम लोन लेते हैं तो आपको पेमेंट कर दिया जाता है, और जो उसका जो भुगतान है वो या तो इलेक्ट्रॉनिक डेबिट के जरिए या पोस्ट डेटेड चेक से हो जाता है। कुछ बैंक्स आपको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है कि आपका जो होम लोन है उसको आपका सेविंग अकाउंट से लिंक कर दिया जाए, या आपका जो होम लोन है वो ओवरड्राफ्ट अकाउंट रहता हो, तो उसमें क्या होता है, आपका कभी भी सरप्लस फंड रहेगा तो आप उसमें जमा करा सकते हैं। तो इफेक्टिवली जितना पैसा आपने यूज किया है उतने पे ही ब्याज लगता है। तो जो आपका सरप्लस पैसा है वो जो आप बाद में कभी भी निकाल सकते हैं, तो उसको जो होम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना इफेक्टिवली इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर वही पैसा आपके सेविंग बैंक अकाउंट में आपने रखा होता तो आपको 6% के आसपास ब्याज मिलता था, परंतु वही पैसा अगर आपने जो लिंक्ड अकाउंट में रखा है या ओवरड्राफ्ट अकाउंट में जमा करा दिया टेम्परेरीली, तो आपको उतना पैसे का कम ब्याज देना पड़ेगा। तो इफेक्टिवली आपको जो होम लोन सेवर अकाउंट में इतना ब्याज मिल जाता है एक्स्ट्रा आपका सरप्लस फंड का। चलिए, तो ये थी होम लोन सेवर के फायदे की बात, आप किस तरह से होम लोन सेवर ले सकते हैं। चलिए सवालों को शुरू करते हैं। हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अमित हैं गुड़गांव से। अमित, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि मुझे 12 लाख का होम लोन चाहिए था जी, और मेरा 2 पर्सनल लोन पहले से चल रहा है जिसका EMI जाता है, दोनों मिला के 7,500 का, और उसका 5 महीने का किस्त अभी बाकी है। तो मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा होम लोन इस कंडीशन में? चलिए आपको अपने लोन एक्सपर्ट से एडवाइस दिलवा देते हैं। बलवंत जी, आपने इनका सवाल भी सुना होगा। इनके ऑलरेडी 2 पर्सनल लोन इनके चल रहे हैं, साथ ही इनकी EMI जा रही है 7500 की मंथली। इनको 12 लाख का एक और ये होम लोन लेना चाहते हैं, इनको किस तरह से मिल सकता है ये लोन? देखिए अमित जी, मेरे पास जो डिटेल है उसके हिसाब से आपकी जो मंथली इनकम है, नेट टेक होम है, वो 31,000 है। नॉर्मली जो लेंडर है वो लोन देते टाइम देखते हैं कि आपकी जो इनकम है नेट, उसका 40 से 45% आप जो कोई भी लोन की सर्विस के लिए यूज कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपका 14,000 रुपया आ जाता है, आप 40-45%। उसमें से आपका जैसे 5,500 रुपये का आप बता रहे, 7,500 का आपका लोन जो पर्सनल लोन है उसकी EMI जा रही है, तो उसके हिसाब से डिस्पोजेबल जो बैलेंस है वो 6,500 रुपया रहता है। तो आपको जो लोन अमाउंट इस सिनेरियो में 6.5 लाख रुपए तक ही मिल सकता है। परंतु चूंकि आपका जो पर्सनल लोन का टेन्योर बहुत कम बचा है, अब आपने बताया जैसे 5 महीना ही है, तो वो लेंडर कंसीडर कर सकता है और आपको जो 12 लाख का लोन है वो मिल सकता है। परंतु अगर लेंडर ये कंसीडर नहीं करता है तो आपके पास ये ऑप्शन है कि जो आपका जो पर्सनल लोन है उसको आप प्री पेमेंट कर दीजिए। तो आपकी जितनी भी 40-45% जो आपकी नेट टेक होम का है वो आप बता सकते हैं कि मेरा होम लोन की सर्विसिंग के लिए अवेलेबल है। तो आपको जो 12 लाख का लोन बता रहे हैं आपको आराम से मिल जाएगा। जी बलवंत जी, जिस तरह से आपने बताया और इन्होंने भी बताया कि इनके पर्सनल लोन का इनका जो अब टाइम ड्यूरेशन है काफी कम है और इनको 12 लाख का लोन चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? आप बोल रहे हैं कि इनको 6.5 तक का लाख तक का ही लोन मिल सकता है। क्या पॉसिबल है किसी को एप्लीकेंट बना के इतना अमाउंट का लोन ले सकें? मैंने बताया ना कि अगर ये पर्सनल लोन रीपेमेंट कर देवे, क्योंकि 5 किस्तें ही बची है, तो या तो लेंडर को कन्विंस कर दे कि भाई मेरे तो 5 किस्तें ही बची है,
और आप मेरी जो इनकम है उसका 40-45% कंसीडर करिए। अगर लेंडर नहीं मानता है तो इनके पास ऑप्शन है, जो पर्सनल लोन है उसका पूरे का पूरा रीपेमेंट कर देवे। तो ये बता सकते हैं कि मेरा आज की तारीख में कोई भी एग्जिस्टिंग लोन नहीं है, तो मेरी जो 40-45% है उसके हिसाब से आप एलिजिबिलिटी निकालिए। तो उसके हिसाब से इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो 14-15 लाख के आसपास आती है। तो इनको तो लोन 12 लाख का ही चाहिए। तो ये मैं बताया ना आपको कि 12 लाख का लोन आराम से मिल जाएगा। चलिए, तो इनको फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये होम लोन ले सकते हैं 12 लाख का। चलिए अगला सवाल हम शामिल करते हैं, जो राजीव ने हमसे दिल्ली से ये एसएमएस के जरिए सवाल पूछा है। बलवंत जी इनका सवाल है, इन्होंने अपनी वाइफ के नाम पर इन्होंने दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी है और लोन जो है वो इनके खुद के नाम पर है। तो ये जानना चाहते हैं टैक्स बेनिफिट के लिए क्या इनको वाइफ से एनओसी लेनी होगी? देखिए चारू, ऐसा है कि जो अगर आप होम लोन का जो टैक्स बेनिफिट है वो चाहे वो ईटीसी का हो या 24B का इंटरेस्ट का हो, उसके क्लेम की एलिजिबिलिटी के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया है कि उस प्रॉपर्टी में आपकी ओनरशिप होनी चाहिए, आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। दूसरा, उस लोन के लिए आप को बोरोवर होने चाहिए। और तीसरा है कि उस लोन की आप एक्चुअली सर्विसिंग कर रहे होने चाहिए। जैसे ये बता रहे कि उन्होंने वाइफ के नाम से घर लिया और सर्विसिंग ये कर रहे हैं, और अगर इनके वाइफ की इनकी खुद के उसमें ऑनरशिप नहीं है तो उनको इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक बात और चारों में बताना चाहूंगा कि जो एलिजिबिलिटी है ये किस रेशियो में मिलेगी, क्योंकि जैसे आपका होम जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका रेशियो ऑनरशिप का अलग हो सकता है और आपका जो लोन की सर्विसिंग का है वो रेशियो अलग हो सकता है। तो जिस रेशियो में आप लोन सर्विस कर रहे हैं उस रेशियो में आपको मिलेगा, परंतु ये तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। आपकी ऑनरशिप होनी चाहिए, आप को बोरोवर होने चाहिए और आप उस लोन का जो ईएमआई का भुगतान कर रहे हैं। जी चलिए, तो एक्सपर्ट एडवाइस आपको मिल चुकी है, आप ये फॉलो कर सकते हैं। अगला सवाल हम शामिल कर लेते हैं। मनु ने गाजियाबाद से ईमेल के जरिए सवाल पूछा है। बलवंत जी इनका सवाल है, ये होम लोन से कमर्शियल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन बैंक से इन्होंने लोन लिया है फिलहाल 22 लाख का, और ये जानना चाहते हैं कि अगर इस पे ये टॉपअप करवाते हैं तो किस तरह से करवा सकते हैं? देखिए चारू, मनुष्य जी को जो टॉपअप लोन चाहिए तो नॉर्मली टॉपअप लोन के लिए बैंक है ना वो 70% का लोन टू वैल्यू रेशियो रखती है। उसमें वो जो टॉपअप लोन की अमाउंट है वो भी कंसिडर करती है। तो इनका जैसे एग्जिस्टिंग लोन है 22 लाख रुपए का और उनको 15 लाख का एग्जिस्टिंग लोन है और 22 लाख का टॉपअप चाहिए, तो कुल मिलाकर 37 हो गया। इसके ऊपर इनकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो 70% का एलटीवी गिनते हैं, तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 53 लाख के आसपास होनी चाहिए। ये तो हो गया वैल्यू का क्राइटेरिया। इसके अलावा जो जो लेंडर है वो इनकम का क्राइटेरिया भी गिनेगा। तो इनकी जो इनकम है उसका 40-45% से ज्यादा वो ईएमआई अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये बैंक देखेगा। इसके अलावा जो इनका जो एग्जिस्टिंग होम लोन है उसके भी कम से कम उनका सर्विसिंग का हिस्ट्री होना चाहिए, कम से कम साल भर उनका होम लोन का पेमेंट रिपेमेंट अगर उन्होंने बराबर किया है तो उनको टॉपअप लोन मिल सकता है। जी चलिए, तो इनको टॉपअप लोन भी मिल सकता है, हमारे लोन एक्सपर्ट ने भी बताया। कुछ और सवालों को भी अभी हम शामिल करेंगे। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए मनी गुरु। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मनी गुरु। आज हम बात कर रहे हैं लोन्स पे। हमारे साथ है बलवंत जैन, CFO फ्रॉम अपनापैसा.com। चलिए कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। हमारा अगला सवाल पंकज ने एसएमएस के जरिए पूछा है, फैजाबाद से इनका सवाल है। बलवंत जी ये जानना चाहते हैं, इनका राइस मिल का बिजनेस है और रिसेंटली इन्होंने सेंट्रल बैंक से इन्होंने लोन के लिए अप्लाई करा था। इनको CGT MSE लोन देने से बैंक ने मना कर दिया है, तो फिलहाल ये क्या कर सकते हैं? चारों देखिए, ऐसा है कि अगर आप लोन के लिए एलिजिबल है तो कोई भी बैंक आपको मना नहीं कर सकती, और अगर मना करती है तो आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो रिजेक्शन लेटर है वो मेरे को दे दीजिए और जो रीजन है वो मेरे को दे दीजिए। और फिर आप अगर चाहे तो जो उनकी जो नोडल ऑफिस है जिसकी बैंक की साइट पे डिटेल अवेलेबल होती है वहां आप कंप्लेन कर सकते हैं, और वो उनका जवाब आपको 4 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाने चाहिए। और अगर वहां से जवाब नहीं आता है या जवाब से आप संतुष्ट नहीं है तो जो बैंकिंग ऑम्बड्समैन है उसको भी आप कंप्लेन कर सकते हैं।
परंतु अगर बैंक ने रिजेक्ट किया तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण हो सकता है। हो सकता है आपका जो लोन्स वगैरह लिए हुए हैं या आपके नाम से जो क्रेडिट कार्ड वगैरह है उसका पेमेंट वगैरह बराबर नहीं किया होगा, मतलब आपका जो सिबिल का रिकॉर्ड वगैरह है वो अप टू डेट नहीं है, मतलब उसमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप ये कंप्लेन वगैरह करने के पहले आपका सिबिल का रिपोर्ट और सिबिल स्कोर मंगवा लीजिए, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कहीं सिबिल की वजह से तो आपका लोन रिजेक्ट नहीं हो रहा और ये बाकी सब कार्रवाई कर रहे हैं। मीनवाइल आप दूसरे बैंक को भी अप्रोच कर सकते हैं, ये जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज का जो लोन है गारंटी वाला। जी चलिए बिल्कुल, तो ये दूसरे बैंक को अप्रोच कर सकते हैं, साथ ही कंप्लेन भी कर सकते हैं और अपना सिबिल स्कोर भी चेक करवा सकते हैं कि इनको लोन मिलने में क्यों दिक्कत हो रही है। चलिए अगले दर्शक है हमारे साथ, नौशाद है। नौशाद स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी नौशाद, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है कि मैंने भी के लोन का किया था, जी जो एक्चुअली लैब के लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के इसमें किया था। जी मेरी माँ का प्रॉपर्टी मेरे माँ के नाम से है, हाँ जी लेकिन उनका एक कारण बताया गया कि एक उनका ज्यादा हो रहा है, जी इस वजह से मेरा लोन नहीं हो सकता। इसके बारे में मुझे पूछना था कि क्या कर सकता हूँ मैं। जी, कितना लोन लेना चाहते हैं आप? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से तो मैं 16 लाख का मेरा पेपर बन रहा था। जी चलिए बिल्कुल, आपको नौशाद एडवाइस दिलवा देते हैं। बलवंत जी, जिस तरह ये बता रहे हैं प्रॉपर्टी इनके मदर के नाम पर है और ये लोन लेना चाहते हैं, इनकी मदर की एज काफी ज्यादा है, इनको लोन मिलने में दिक्कत हो रही है, तो ये फिलहाल ये क्या कर सकते हैं? चारू, मेरे को लगता है नौशाद जी की माँ की जो उम्र ज्यादा है इसकी वजह से बैंक थोड़ा अनिच्छा दिखा रहा है लोन देने में। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि या तो ये उनकी मदर से वसीयत बनवा देवे और वसीयत में प्रॉपर्टी है वो अपने नाम लिखवा देवे। अगर वो भी सपोज अगर संभव नहीं होता है तो जितने लीगल उत्तराधिकारी है उनकी मदर के, उन सब की सहमति पत्र है ना, वो अपना लोन के साथ में लगा देवे, लोन एप्लीकेशन के साथ में, कि भाई ये बाकी सब जो उत्तराधिकारी है उनको कोई आपत्ति नहीं है अगर इस प्रॉपर्टी के सामने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया जाए। तो मेरे हिसाब से अब इनको ये जो लैब चाहिए वो मिल जाएगा। जी चलिए बिल्कुल, तो ये हमारे लोन एक्सपर्ट ने सारे ही आपको स्ट्रैटेजीज बता दी हैं किस तरह से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए कुछ और सवालों को भी हम शामिल करेंगे और लोन पर ही आज हम बात कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मनी गुरु। आज हम बात कर रहे हैं लोन्स पर, जिस पर हमारे साथ हैं बलवंत जैन, CFO फ्रॉम अपनापैसा.com। चलिए कुछ और सवालों को भी शो में शामिल कर लेते हैं। अगला सवाल हम लेते हैं ईमेल के जरिए। प्रदीप ने ये सवाल पूछा है दिल्ली से। बलवंत जी ये जानना चाहते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर इनको किस तरह से ये टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं। चारों जो ये सेक्शन 80EE है ये पिछले इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसके अंदर जो क्लेम करने के लिए उसमें 1 लाख रुपए तक का आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। उसमें 4 कंडीशन है, वो आपको सेटिस्फाई होनी चाहिए। प्रॉपर्टी की वैल्यू 40 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लोन की अमाउंट 25 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो लोन जो सैंक्शन है उसकी तारीख 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 के बीच में होनी चाहिए। और जिस दिन आपका ये लोन सैंक्शन हुआ उस दिन आपके नाम से और दूसरी कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो बस ये जो प्राइमरी कंडीशन है कि आपने लोन लिया है होम के लिए, घर के लिए, परंतु जो घर है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ उसके कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसा 80C और 24B का जो डिडक्शन है वो क्लेम करने के पहले आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है वो रेडी होनी चाहिए। तो मेरी राय में 80EE का जो डिडक्शन है 1 लाख का, वो आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए भी ले सकते हैं। परंतु ये जो एक बार आपने अगर 80EE में ले लिया तो फिर आप उसका जो डिडक्शन है वो 24B में बाद में नहीं रखनी जरूरी है। जी चलिए, तो फिलहाल 3 सेक्शन है जिसके थ्रू ये टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी बलवंत जी ने बताया 80EE, इसके अंडर ये टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं, साथ ही 24B और 80C के अंदर भी ये टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए अगले दर्शक है हमारे साथ, नीरज है मुजफ्फरनगर से। नीरज स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी नीरज, आप सुन पा रहे हैं हमें?
नीरज, आपको मिल पा रही है हमारी आवाज? चलिए, लगता है इनसे संपर्क हमारा टूट गया है। इन्होंने ईमेल के जरिए भी सवाल पूछा है। बलवंत जी, इनका सवाल है, इन्हें कार लोन पर एडवाइस चाहिए। ये इनका ऑलरेडी होम लोन चल रहा है जिसकी ईएमआई इनकी 5500 जा रही है और इनको कार लोन लेना है, तो इनको 4 लाख का कार लोन मिल पाएगा क्या? देखिए चारू, मेरे पास भी डिटेल है। तो इनकी जो इनकम है मंथली वो 35,000 रुपए के आसपास है और उनकी जो ईएमआई है वो 5,500 रुपए के आसपास है और उनको 4 लाख का लोन चाहिए। जैसे मैंने पिछले प्रश्न के जवाब में भी बताया कि आपकी जो नेट टेक होम सैलरी उसका 40-45% लेंडर है वो कंसिडर करते हैं कि आप लोन को सर्विस कर सकते हैं। तो इनका जो 40-45% है वो 16,000 के आसपास आता है। उसमें से इनका जो एग्जिस्टिंग लोन लाइबिलिटी है वो 5,500 रुपया ही है और जो आपकी इनकम है उसका जो लेंडर है वो कार लोन का 2 या 3 गुना देते हैं। तो उनको तो लोन सिर्फ 4 लाख का ही चाहिए। तो उनको 7 साल के लिए ये जो कार लोन है वो मिल जाएगा, 4 लाख आराम से मिल जाएगा। इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, भले इनका ये एग्जिस्टिंग होम लोन चल रहा है। और नॉर्मली जो लेंडर है वो आपकी जो कार की वैल्यू है, एक शोरूम पे वैल्यू, उसका 100% भी फाइनेंस करते हैं। परंतु जो रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस का पैसा है वो आपकी खुद की पॉकेट में से देना पड़ेगा। और लोन एप्लीकेशन के टाइम में आपको जो आपके इनकम के प्रूफ है पिछले 2 या 3 साल के, जो फॉर्म 16 है या जो आपका ITR वगैरह है, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। जी बलवंत जी, आपने बताया साथ ही जिस तरह से इनका होम लोन भी चल रहा है, तो कुछ ऐसा ऑप्शन भी है कि उसका प्री पेमेंट करके ये फिलहाल कार लोन ले सकते हैं? नहीं चारू, मैंने बताया ना कि इनकी जो एग्जिस्टिंग इनकम है ना उसके अंदर ये दोनों फिट हो रहा है, तो उनको ये होम लोन प्री पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो पहले जो केस था वो अलग था, उनकी क्या जो एलिजिबिलिटी वो कम हो रही थी और उनका जो पर्सनल लोन है उसका 5 महीने ही बाकी था। तो ये जो एग्जिस्टिंग होम लोन के साथ साथ भी ये 4 लाख का कार लोन अवेल कर सकते हैं और उनकी जो एग्जिस्टिंग इनकम है ये दोनों फिट बैठता है। जी बलवंत जी, इसमें जो इनकम का फैक्टर है, मंथली इनकम इतना आपका होना चाहिए। जिस तरह से हमने देखा है कि पर्सनल लोन लेने में ज्यादातर बैंक स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं, इस तरह से कुछ कार लोन में भी हम देख सकते हैं कि इतना मिनिमम क्राइटेरिया सैलरी इतना होना चाहिए। मैंने बताया ना आपको, जैसे कार लोन आपको 7 साल के लिए मिलेगा, आपकी जो इनकम है, एनुअल इनकम है, उसका 2 या 2.5 गुना होना चाहिए, तक ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। और आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो अच्छा होना चाहिए। क्रेडिट हिस्ट्री अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने पास्ट में कोई लोन पेमेंट में डिले या डिफॉल्ट किया है या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया है या कहीं अगर सेटलमेंट भी किया है जिसमें बैंक को राइट ऑफ करना पड़ा, तो आपको कार लोन नहीं मिलेगा। बाकी अगर आपका जो इनकम का क्राइटेरिया और जो कार की वैल्यू के बेसिस में अगर फिट बैठता है तो आपको कार लोन आराम से मिल जाएगा। कार लोन में बैंक इतनी सिलेक्टिव नहीं है जितनी पर्सनल लोन में रहती है, क्योंकि कार लोन में बैंक के पास में कार की सिक्योरिटी है, कार के पेपर बैंक के पास रहते हैं। जब आप पर्सनल लोन लेते हैं तो बैंक के पास कोई सिक्योरिटी नहीं रहती, आपको प्लेन लोन दिया जाता है। इसके लिए कार लोन में बैंक इतनी हिचकिचाती नहीं है। और आप देख भी सकती है कार लोन के लिए कितनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी करते हैं लेंडर। जी बिल्कुल, जिस तरह से पर्सनल लोन में हमने देखा है कि काफी बैंक जो है वो काफी स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं और बलवंत जी ने ये भी बोला कि कार लोन इनको इजीली मिल सकता है, उसमें कुछ इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बलवंत जी, हम सिबिल स्कोर की भी बात करें एक बार हमारे दर्शकों के लिए, अगर आप बता सकें कि सिबिल स्कोर बेसिकली होता क्या है और साथ ही CGTMSE स्कीम की भी हमने बात करी, एक बार हमारे दर्शकों के लिए अगर आप बता सकें वो। देखिए चारू, सिबिल स्कोर ऐसा है कि ये आईना है आपके जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, आपके जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, लोन ट्रांजैक्शंस हैं, जो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड और लोन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन आपके बैंक के साथ में करते हैं, तो बैंक को वो जो क्रेडिट एजेंसी है उनको भेजना पड़ता है। सिबिल उसमें से एक है। तो जो आप अगर कहीं डीले कर दिया है, आपने कहीं राइट ऑफ करवाया है, कहीं सेटलमेंट किया है, तो आपका जो रिकॉर्ड है, सिबिल का रिकॉर्ड है, उसमें ये सब ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होंगे। अगर आपने पेमेंट बराबर किया, टाइम टू टाइम किया, अगर आपने क्रेडिट हिस्ट्री बराबर मेंटेन की है, तो आपका जो ये ट्रांजैक्शंस हैं वो क्रेडिट स्कोर के रूप में रिफ्लेक्ट होंगे। और कोई भी बैंकर आज की तारीख में लेंडर आपको कोई भी लोन देने के पहले आपकी जो रिपोर्ट है और आपका स्कोर वगैरह है वो सिबिल से मंगवाता है। अगर आपका वहां पे अगर कोई
एडवर्स रिमार्क वगैरह या स्कोर वगैरह अच्छा नहीं, तो आपको पहले ही हर्डल आ जाएगी, तो आपको लोन नहीं मिल पाएगा। जहां तक सवाल ये जो सीजीटी एमएससी का है, ये बैंक के लिए जो छोटे जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है उनको लोन देने की स्कीम है, जिसके तहत 50 लाख तक के लोन पे जो ये ट्रस्ट फंड है वो 75% तक की गारंटी देता है, और 50% से जो 1 करोड़ तक का लोन है उसमें 50% तक की जो ये ट्रस्ट फंड है वो गारंटी देता है। उसके लिए आपको सालाना 0.75% है वो गारंटी फी पेमेंट करनी पड़ती है, जो बैंक देती है, और बैंक चाहे तो आपसे रिकवर भी कर सकती है। तो अगर आपकी लोन की रिक्वायरमेंट 1 करोड़ तक की है तो ये आप सीजीएसटी एमएससी में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं बैंकर से। जी चलिए बलवंत जी, काफी बारीकियों से आपने बताया कि लोन किस तरह से हम ले सकते हैं और सारे ही लोन्स की हमने बात करी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए। चलिए आज का टॉपिक था हमारा लोन्स। कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए सी बिजनेस।